हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज क्लासेस में जो शब्द है क्लास, ये वो क्लास नहीं है जो हम लोग सी प्लस प्लस और जावा में क्लासेस पढ़ते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे जो क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टोरेज को कैटेगराइजेशन से संबंधित है। यहाँ हम क्लास इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं जैसे सी प्लस प्लस में आप देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने वेरिएबल्स को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की जब हम कोई प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चार तरीके की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 5। ऐसा होते ही मेमोरी में तीन काम होंगे। एक तो ए के नाम पे एक ब्लॉक बनेगा, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और उसकी कोई वैल्यू होगी। तो ये उसकी वैल्यू है, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, ये आपने इसकी वैल्यू दे दी, डिफॉल्ट वैल्यू आपने इसकी दे दी। अब ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू शुरू में नहीं देता, मान लीजिए मैंने केवल लिख दिया इंट a और मैंने इसको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, मतलब कि मैं इसको अब ये प्रिंट करवाता हूं प्रिंटफ, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं इस a की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? अब कोई कहेगा 0, कोई कहेगा एरर, कोई कहेगा कोई वैल्यू। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि इस a की वैल्यू क्या होगी? जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके बारे में हम चार चीजें कंसिडर करते हैं कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। दूसरा स्टोरेज, कि उसका स्टोरेज कहाँ होगा, मतलब हमारे पास दो स्टोरेज एरियाज है, एक है रैम यानी कि मेमोरी और दूसरा है सीपीयू रजिस्टर्स। तो हमारा ये वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? रैम मतलब सिंपली मेमोरी, या तो डेटा मेमोरी में स्टोर होगा या सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होगा। ये दोनों अलग अलग स्टोरेज लोकेशंस हैं। सीपीयू रजिस्टर इज डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन एंड रैम इज डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, तो हमारा डेटा कहाँ स्टोर होगा? स्कोप, हमारे वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, मतलब उसको हम कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं, कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी भी एक लिमिट पहले से तय होती है हर वेरिएबल की कि ये वेरिएबल यहाँ तक एक्सेस होगा, कहाँ तक एक्सेस होगा इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और हर एक वेरिएबल की लाइफ भी होती है। लाइफ का मतलब है कि वो जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और वो डिस्ट्रॉय हुआ। डिक्लेयर यानी कि बॉर्न, जब वेरिएबल बॉर्न हुआ, जब डिक्लेयर हुआ, डिक्लेरेशन से लेके उसके डिस्ट्रॉशन तक जो उसके बीच का पीरियड है, जब तक मेरे प्रोग्राम का फ्लो रहा तब तक मैं उसकी लाइफ सेट करूंगा कि ये इसकी लाइफ होगी वेरिएबल की। तो हर वेरिएबल की कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, हर वेरिएबल का कोई स्टोरेज पता होना चाहिए कि कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, हर वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए उसका स्कोप क्या है और उसकी लाइफ क्या है। ठीक है, स्कोप है मतलब एक्सेस करना, लाइफ मतलब वो कब तक जिंदा रहेगा वेरिएबल, उसके बाद उसका एक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो स्कोप और लाइफ कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड भी है। तो जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 5, तो 5 हमारा वैल्यू हो गया, एड्रेस हमारा ये हो गया 1012। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि 5 कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने डिक्लेयर किया इंट a, तो इंट से हमें मालूम चल रहा है कि हमारा एक वेरिएबल है इंटीजर, a हमारा वेरिएबल है जो वैल्यू होल्डर है। लेकिन ये चार प्रॉपर्टी इंट हमें नहीं बताता। ठीक है, इंट से हमें प्रॉपर्टी पता नहीं चलती। तो यहां पर एक हम टर्म का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से हमें ये मालूम चलता है कि ये वेरिएबल इन चार प्रॉपर्टी, ये जो चार प्रॉपर्टी हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वेरिएबल की चारों प्रॉपर्टी क्या है वो हमें ये बताता है।
इंट हमें नहीं बताता, फ्लोट हमको नहीं बताता कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एक हम टर्म यूज करते हैं, उससे मालूम चलता है कि हमारा जो वेरिएबल है उनकी ये 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और यही जो हम यहाँ पे टर्म यूज करने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज क्लास। हर वेरिएबल के आगे स्टोरेज क्लास लगती ही लगती है, आप नहीं लगाएंगे तब भी लगी हुई होती है। यानी कि हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास आएगा स्टोरेज क्लास। तो पूरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये तरीका होता है। ये स्टोरेज क्लास, ये डेटा टाइप और ये वेरिएबल, ये हमारे पास क्लास हो गई जो स्टोरेज क्लास है बेसिकली। ये हमारा डेटा टाइप हो गया और ये हमारा वेरिएबल हो गया। डेटा टाइप से तो हमको मालूम चल जाएगा कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। लेकिन अगर हम ये 4 प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि इस ए के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ये ए रैम में स्टोर होगा कि सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होगा, ए को कहां तक एक्सेस कर सकते हैं और ए की लाइफ क्या होगी, ये जानना हो तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज क्लास है, ठीक है। अब स्टोरेज क्लास कितने तरीके की होती है? स्टोरेज क्लास हमारी कुल 4 तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। तो पहली है हमारे पास ऑटोमेटिक। इसका जो कीवर्ड है दैट इज ऑटो। ऑटो एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, AUTO नॉर्मल। दूसरी है रजिस्टर, तीसरी है स्टैटिक और आखिरी है एक्सटर्न। ये 4 हमारे स्टोरेज क्लासेस आती हैं जो हमको कहीं ना कहीं डेटा टाइप के पहले लगानी ही पड़ती है। नहीं लगाएंगे तो भी लगी हुई होती है। जब मैं बोलता हूँ नहीं लगाएंगे तो भी लगी हुई होती है, इसका मतलब ये है कि जो ऑटो है ना हमारा, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट है। अगर आप किसी के आगे कुछ नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही लगा होता है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ इंट ए तो इसका सिंपल मतलब है ऑटो इंट ए, इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर हमने तो ऑटो कभी लगाया ही नहीं आज तक, इतने सारे प्रोग्राम्स बना दिए। यस, आपने नहीं लगाया, लेकिन सिस्टम आपको जब आप कोई स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हैं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ऑटो को ले लेता है। और ऑटो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होती है वेरिएबल ए के ऊपर। डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है कि डेटा टाइप आपका बेसिकली क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हम वैसे इंट की बात कर रहे हैं कि अगर इंटीजर और डेटा टाइप है हमारे पास तो हमारा जो वेरिएबल है ए, अगर फ्लोट भी है कैर भी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ स्टोरेज क्लासेस के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारा जो ऑटो नाम का वेरिएबल है, ऑटो नाम का जो स्टोरेज क्लास है तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम पहले 2 स्टोरेज क्लासेस कवर करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग स्टैटिक और एक्सटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरेज क्लासेस के कॉन्सेप्ट को ऑटो से। ऑटो की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कि वही जो 4 चीजें मैंने अभी आपको समझाई थी, उन 4 चीजों को मैंने दोबारा लिखा है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू हमारी गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? दैट इज अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू। ये वैल्यू हमें नहीं पता, सिस्टम अपनी मर्जी से दे रहा है। मतलब अगर आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते हैं और मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाता हूं तो कुछ अनरिकॉग्नाइज अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू गार्बेज वैल्यू के रूप में वैल्यू आएगी जो आपने नहीं दी हुई, लेकिन आपको यहाँ पे विजुलाइज होगा कि कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, ऑब्वियसली विद इन अ रेंज होगी। दैट इज गार्बेज वैल्यू। स्टोरेज इसका है मेमोरी। मेमोरी मतलब हो गया रैम, कि डेटा हमारा स्टोर होगा रैम में, ठीक है। प्रोग्राम जो लोड होगा वहां पे तो हमारे जो वेरिएबल है उनको जो जगह मिलेगी वो रैम में मिलेगी, यानी कि मेमोरी। स्कोप होगा लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। ये ब्लॉक क्या होता है? देखिए, जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं
और करली ब्रेसेस लगाते हैं तो इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। जो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसका स्कोप भी यानी कि वो एक्सेस भी यहीं तक हो सकता है, इसके आगे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। और लाइफ क्या होगी? लाइफ होगी टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। मतलब जब तक हमारा वेरिएबल जो इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ, मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो ए आपने इस ब्लॉक में डिक्लेयर किया, तो जब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक ए बना रहेगा। जैसे ही इस ब्लॉक से मैं बाहर आऊंगा तो ए भी अब खत्म हो जाएगा, ये उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो 4 चीजें जो हमने ऑटो के अंदर देखी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्टोरेज मेमोरी, स्कोप लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, और लाइफ टिल द एग्जीक्यूशन रिमेन विद इन द ब्लॉक, तब तक। नाउ ऑटो इज बेसिकली अ बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। अगर आप ऑटो लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ऑटो माना जाएगा। मतलब अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करें इस तरीके से, ऑटो इंट ए इक्वल्स टू 3, या लिखें केवल इंट ए, तो ये ऑटो ही माना जाएगा। दीज वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स है जो एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ए की वैल्यू यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं, और यहाँ पे ए की वैल्यू मान लीजिए हमने 30 कर दी। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, ये ब्लॉक बंद किया, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर ब्लॉक बंद किया, और यहाँ पर भी मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई और ब्लॉक बंद किया, ठीक है। तो अब देखिए कि एक वेरिएबल मेरा पहला यहां डिक्लेयर हुआ, दूसरा यहां डिक्लेयर हुआ, और तीसरा यहां डिक्लेयर हुआ, ठीक है। ये तीनों मेरे वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स हैं। इन तीनों के आगे ऑटो आप लगाएं या नहीं लगाएं, ऑटो लगा हुआ है, क्योंकि किसी के आगे जब कुछ नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट ऑटो माना जाएगा। ऑटो वेरिएबल की पहचान ये है कि अगर मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देता तो उसकी गार्बेज वैल्यू होगी, पर मैंने यहाँ वैल्यू दी है, यहाँ 10 दिया, यहाँ 20 दिया, और यहाँ पर 30 दिया। अब होगा क्या? ऐसे हम कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। अगर आपने कभी नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं कि ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स अलग अलग ब्लॉक में दे सकते हैं। देखिए ये हमारा इनर ब्लॉक है, ये हमारा एक उससे ऊपर वाला ब्लॉक है, और ये हमारा मेन का ब्लॉक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा 1 नंबर पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ए, 2 नंबर पे जो डिक्लेयर हुआ है, 3 नंबर पे जो डिक्लेयर हुआ, अभी तक हमने कहीं प्रिंटिंग नहीं की थी। हम अगर यहाँ पे प्रिंट लगाते तो यहाँ पे 10 प्रिंट होता है ए की वैल्यू, अगर यहाँ लगाता ए की वैल्यू प्रिंट करवाता तो 20 प्रिंट होता। बट यहाँ पे मैंने ए की यहाँ प्रिंटिंग नहीं करवाई, मैंने प्रिंटिंग यहाँ करवाई पहले, ए की वैल्यू 30, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 30, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा पहले आएगा 30। वाई? बिकॉज ऑल वी नो कि हम इस ब्लॉक के अंदर है, तो हमारा जो ए का जो काम होगा, ए का जो एग्जिस्टेंस है वो इस ब्लॉक के लिए अभी है। और जैसे मैं इस ब्लॉक से बाहर आया तो देखिए ये थर्ड वाला जो ए था ना, ये खत्म है। अब मैं इस वाले ब्लॉक के अंदर आ चुका हूँ, और इस वाले ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक खत्म हो चुका है। इस वाले ब्लॉक के अंदर ये ए की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? 20। यस, ध्यान से समझ लीजिए, जैसे मैं इस ब्लॉक से बाहर आया तो अब ये ए खत्म, ये जो 30 वाला ए था, थर्ड नंबर पे जो डिक्लेयर किया था, ये फिनिश, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो इस ब्लॉक तक है, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। इन विच, किस ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ? इस ब्लॉक में। तो अब और एक्सेस क्या होगा? लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। तो यहीं तक इसका एक्सेस है। जैसे बाहर आया इसका स्कोप भी खत्म, इसकी लाइफ भी खत्म, ना मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, ना ये अब एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा ए एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? 20। अब जैसे मैं ये वाला ब्लॉक यहां पे, ये दिस इज द एंड ऑफ थर्ड ब्लॉक, ठीक है ना, दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड ब्लॉक। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? 20 प्रिंट होगा। यहां पे प्रिंट होगा 20। अब जैसे मैं इस ब्लॉक से बाहर आया, ये वाला जो ब्लॉक है देख रहे हैं आप, ये वाला ब्लॉक, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। जैसे इस ब्लॉक से बाहर आया तो मैं इस वाले ए में हूं। ये कौन सा? ये वाला ए है ना। तो इसे में क्या डिक्लेयर किया था? 10। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? 10, ठीक है। 30, नेक्स्ट 20 और नेक्स्ट 10।
तो आप पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करिए। देखिए क्या हो रहा है, एक ब्लॉक में जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, मुद्दे की बात यह है कि एक ब्लॉक में जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ वो उस ब्लॉक तक सीमित है। जैसे ही आप बाहर गए तो वो वेरिएबल का एग्जिस्टेंस खत्म, उसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप फंक्शन के चैप्टर में देखिएगा, जो फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो दूसरे फंक्शन का डिफाइन करते हैं, वहाँ वैल्यू कैच होती है, वहाँ दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, क्योंकि वो ब्लॉक से हम बाहर आ जाते हैं। जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे हमने कोई फंक्शन कॉल किया सम a, b, तो ये एक ब्लॉक के अंदर है। अब जैसे सम के अंदर जा रहा हूं मैं, वो कोई डिफरेंट ब्लॉक है, तो यहां मैं वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करता हूं। यहां मैं वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इनका स्कोप यहां तक है। तो यहां पर आता हूं तो यहां वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे ये नए वेरिएबल लोकल डिक्लेयर किए जा रहे हैं और इनका स्कोप भी केवल यहीं तक ही होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हमारे लोकल होते हैं वो सब ऑटो होते हैं, उनका स्कोप लिमिटेड टू द ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कोई प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे आपने यहाँ पे लिखा ऑटो इंट a एंड यू जस्ट प्रिंट इट, तो ये क्या प्रिंट करेगा, कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से -12, तो -12 प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये हमारे ऑटो नाम के वेरिएबल्स का पूरी प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं रजिस्टर का। रजिस्टर का क्या होता है? रजिस्टर का जो कीवर्ड है दैट इज स्मॉल में रजिस्टर, ये भी कीवर्ड है, ऑटो भी कीवर्ड है, रजिस्टर भी कीवर्ड है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू, जो इसका स्टोरेज है वो हमारा सीपीयू रजिस्टर है। मतलब हम बाकी सब कुछ सेम है, स्कोप भी सेम है, लाइफ भी सेम है। मतलब कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम किसी वेरिएबल को जब रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रजिस्टर डिक्लेयर करेंगे, रजिस्टर इंट a इक्वल्स टू 10, या अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो वही गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। नाउ अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये a की वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज 10। अब आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे a, ये रजिस्टर में यानी कि सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है वहाँ पे जाके ये a स्टोर होगा, ना कि रैम के अंदर। इसको जरा समझ लेते हैं कि इसका पुराने वाले ऑटो से क्या डिफरेंस है। जो स्टोरेज का ही डिफरेंस है तो वो स्टोरेज का डिफरेंस भी क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है जहां आपने लिखा a इक्वल टू b, a इक्वल टू b प्लस प्लस, a इक्वल टू माइनस माइनस b, a इक्वल टू b प्लस 5। अब आप देखिए इस इंस्ट्रक्शन में जो b का यूज है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। मतलब b एक ऐसा वेरिएबल है जो बार बार अपनी वैल्यू बदल रहा है, उसमें बार बार कैलकुलेशन हो रही है, तो b बार बार यूज हो रहा है, बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। अच्छा, बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है। देखिए ये हमारे पास सीपीयू है, ये सीपीयू के अंदर एक पोर्शन है जिसको हम रजिस्टर बोलेंगे। सीपीयू हमारा बनता है ALU MU एंड CU से, तो ALU इसके अंदर ALU भी है, इसके अंदर CU भी है और इसके अंदर MU भी है जो हमारा रजिस्टर है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम लोड होता है वो लोड होता है प्रॉपर रैम में। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो B है मेरा वो यहाँ पे लोड है। ठीक है, अब सीपीयू को अगर पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है तो वो पहले जाएगा और B को लेकर आएगा, रैम से लेकर आएगा, ये रैम है, मेमोरी हमारी। ठीक है, दोबारा B चाहिए तो दोबारा जाएगा लेकर आएगा, तिबारा चाहिए तो तिबारा जाएगा। मान लीजिए वो एक बार जाता है और लेकर आता है तो उसको टाइम लगता है TI, कोई टाइम है TI, मान लीजिए 10 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड लगता है, व्हाटएवर, कोई भी यूनिट ले सकते हैं TI। लेकिन जब वो लाता है तो उसको प्रोसेस बहुत जल्दी कर देता है। प्रोसेस कितनी जल्दी कर देता है, मान लीजिए वो प्रोसेस कर देता है TI डिवाइड बाय 100 या TI डिवाइड बाय 1000, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जितनी देर वो लाने में लगा रहा है उससे कई गुना पहले तो वो काम कर दे रहा है,
और फिर वो टी की वेट करेगा, मतलब टाइम की वेट करेगा, उतने 10 सेकंड है मान लीजिए, 10 सेकंड की वेट करेगा, डाटा आएगा तो मैं 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर दे रहा हूँ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड, फिर 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर दे रहा हूँ, फिर मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, या कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो सीपीयू का समय ऐसे वेरिएबल्स के लिए बार बार टाइम लग रहा है जिनको हमें फ्रीक्वेंट चाहिए, तो बार बार रैम के पास जा रहा है, बार बार लेके आ रहा है। ये था अगर हमारा लोकल वेरिएबल है, यानी कि ऑटो वेरिएबल है। तो रजिस्टर का क्या यूज होगा यहाँ पे, क्यों ना जो वेरिएबल या जो डेटा मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए उसको मैं रजिस्टर के अंदर कोई एक जगह एलोकेट कर दूं, कोई रजिस्टर एलोकेट कर दूं, यानी कि बी को मैं अगर इधर ही स्टोर कर दूं तो ये टाइम मेरा सारा कट जाएगा। सीपीयू के इन हाउस में डेटा स्टोर है, रजिस्टर उसकी प्राइवेट अपनी लोकल मेमोरी है सीपीयू की, और अगर वहाँ पे स्टोर है तो सोचिए ये जो टीआई का टाइम, जो वेट करने वाला टाइम है, ये बिल्कुल कट जाएगा और सीपीयू उस प्रोसेसिंग को जल्दी कर लेगा जो काम डिले में हो रहा था। समझ आई? ये रजिस्टर का बेनिफिट है। जैसे आपके घर पे कोई चीज़ रखी है और आप एक बाहर से लेकर आ रहे हैं तो समय किसमें कम लगेगा? अगर कोई चीज़ घर पर ही है तो आपका समय बच जाएगा ना बाहर जाने का। तो वाई वी सेंड द सीपीयू आउटसाइड देयर एरिया टू फेच द डेटा व्हेन इट हैज़ ओनली, जब उसी के पास आ जाएगा तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना जाने आने में समय लग रहा था वो सब हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इससे ओवरऑल थ्रूपुट में फ़र्क पड़ेगा, इससे ओवरऑल आउटपुट प्रोसेसिंग में भी डिफरेंस आएगा। तो फिर सारे वेरिएबल्स रजिस्टर क्यों नहीं कर लेते? सभी वेरिएबल्स को रजिस्टर कर दीजिए भाई, ये तो बड़ी बेनिफिट वाली बात है, काम हमारा तेजी में हो जाएगा। द मेन डिफरेंस इज दैट कि एक तो रजिस्टर का साइज छोटा होता है रैम के कंपेयर में, दूसरा सीपीयू के जो रजिस्टर्स है वो सीपीयू के लिए इंटेंडेड होते हैं, हमारे तुम्हारे प्रोग्राम्स के लिए नहीं, ठीक है ना। वो हमारे आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनके प्रोग्राम्स के लिए हमारे सीपीयू रजिस्टर्स इंटेंडेड और एलोकेटेड नहीं होते। अब एक समस्या यहाँ पे और भी है, अगर आप कोई छोटा एरिया ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई लार्ज एरे डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं, या आप कोई लॉन्ग इंट डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका मेमोरी में साइज ज़्यादा लिया जाता है, वहाँ पे रजिस्टर्स काम नहीं करेगा। आप अगर रजिस्टर डिक्लेयर भी करेंगे उसको तो वो आपको बिना बताए आपके वेरिएबल को ऑटोमेटिक में शिफ्ट कर देगा, मतलब ऑटो में शिफ्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं, फिर वही बात, वो सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे लिए इंटेंडेड नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे केस में वो प्रायोरिटी देगा सीपीयू को, हमें प्रायोरिटी नहीं देगा, हमारे लिए ऑलरेडी रैम एलोकेटेड है, ठीक है। तो हम सीपीयू की जगह क्यों लेंगे? ये सिर्फ कुछ माइनर केसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई वेरिएबल आपको बार बार उपयोग करवाना है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑफनली यूज़ करना है, देन वी कैन यूज़ एज रजिस्टर। बाकी इसका जो प्रोग्राम है बिल्कुल ऑटो की तरह ही है एक्सेस का, जैसे मैंने ऑटो वाले केस में बताया। तो सीपीयू का सिर्फ रजिस्टर का सिर्फ ये फ़ायदा है कि इसमें एक्सेस फास्ट होगा, लेकिन कुछ कंडीशन भी है, जैसे सबके लिए रजिस्टर उपयोग नहीं हो सकता, इंट के लिए चल जाएगा, कैर के लिए चल जाएगा, एक बारी का फ्लोट के लिए भी चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आप इन दोनों को अपनी नोटबुक में उतारिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी सी लैंग्वेज की नॉलेज जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे ऊपर नाम लिया था, नीचे फंक्शन के अंदर भी नाम लिया है, या ब्लॉक के बाहर हम वेरिएबल को अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, या अगर हम वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या होता है। तो उनके लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम लोग स्टैटिक और एक्सटर्न पढ़ेंगे, वो इससे और ज़्यादा आपको नॉलेज देगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।